नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम आधुनिक विश्व इतिहास में नेपोलियन तृतीय की विदेश नीति के विषय में अध्ययन करेंगे। ये लुई नेपोलियन है, जो कि फ्रांस का सम्राट होता है। इससे पहले नेपोलियन प्रथम होता है, जो फ्रांस की क्रांति के समय होता है। तो आज हम इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। नेपोलियन ने 1852 में बोर्दा में भाषण देते हुए कहा था, साम्राज्य का अर्थ है शांति। इस प्रकार वह यूरोप के राज्यों को आश्वस्त करना चाहता था कि वे शांति का इच्छुक है, किंतु वह जानता था कि फ्रांस की जनता के मस्तिष्क में नेपोलियन की विजयों की स्मृतियां अभी भी ताजी है, जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। इस गौरव की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए उसके लिए युद्ध की नीति अपनाना आवश्यक हो गया था। इसलिए वे नेपोलियन परंपरा को बनाए रखना चाहता था, जिससे कि विदेशों में फ्रांस का गौरव बढ़े। उसने एक बार ब्रिटिश राजदूत से कहा था, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि फ्रांस की आंतरिक प्रवृत्तियां सैनिक प्रिय हैं और मैं उनको संतुष्ट करने का निश्चय कर चुका हूं। जर्मनी के चांसलर एवं यूरोप के महान कूटनीतिज्ञ के बिस्मार्क ने भी नेपोलियन तृतीय के बारे में कहा था कि उसे युद्ध की आवश्यकता है। इस प्रकार उसकी विदेश नीति के प्रमुख दो उद्देश्य थे। एक था फ्रांस के राष्ट्रीय गौरव में वृद्धि करना तथा दूसरा था यूरोप की राजनीति में फ्रांस को प्रतिष्ठित स्थान दिलाना, जिससे फ्रांस की जनता की राष्ट्रीय अहमियता की भावना संतुष्ट हो सके। राष्ट्रीय गौरव को प्राप्त करने के लिए नेपोलियन तृतीय राष्ट्र नेपोलियन तृतीय 1815 की वियना संधियों को नष्ट करना तथा राष्ट्रों को स्वतंत्रता दिलाना चाहता था। इसके अतिरिक्त वे फ्रांस की खोई हुई प्राकृतिक सीमाओं को पुनः प्राप्त करना चाहता था। नेपोलियन तृतीय राष्ट्रीयता का समर्थक था और वे जर्मनी, इटली तथा पोलैंड के उदारवादी राष्ट्रीय आंदोलनों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट कर चुका था। इसी कारण यूरोप के विभिन्न राज्यों के राष्ट्रवादी नेपोलियन तृतीय से सहायता प्राप्त करने की आशा रखते थे। नेपोलियन तृतीय की ये मान्यता थी कि इस प्रकार के राष्ट्रीय आंदोलनों का समर्थन करने से फ्रांस की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, जिससे फ्रांस की जनता में राष्ट्रीय गौरव की भावना विकसित होगी और फ्रांस को कुछ भूभाग भी प्राप्त होंगे। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नेपोलियन तृतीय ने एक सक्रिय विदेश नीति अपनाई। सॉरी वे प्रारंभ से ही ब्रिटेन के प्रति मित्रतापूर्ण संबंध रखने का इच्छुक था, किंतु रूस के साथ उसके संबंध ठीक नहीं थे, क्योंकि रूस जार निकोल्स उसके सम्राट बनने से खुश नहीं था तथा स्वयं नेपोलियन भी रूस के जार की नीति से संतुष्ट नहीं था। इन राजनीतिक परिस्थितियों के पर्यावरण में उसने अपनी विदेश नीति के दोनों चरणों में निम्नलिखित कार्य किए। प्रथम चरण में 1852 से 1807 तक का काल लिया जा सकता है, जिसमें उसे काफ़ी सफलता प्राप्त हुई, तथा द्वितीय चरण में 1860 से 1870 तक का काल लिया जा सकता है, जिसमें उसे भारी असफलताओं का सामना करना पड़ा। प्रथम चरण 1852 से 1860 ईस्वी तक नेपोलियन तृतीय की विदेश नीति। क्रीमिया का युद्ध और नेपोलियन तृतीय। 1854 में ब्रिटेन तथा फ्रांस के रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस युद्ध में रूस की पराजय हुई और 1856 में पेरिस में यूरोपीय राज्यों का शांति सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता करने का गौरव नेपोलियन तृतीय को प्राप्त हुआ। यद्यपि इस युद्ध से फ्रांस को कोई ठोस लाभ नहीं हुआ, परंतु पेरिस की संधि नेपोलियन तृतीय की व्यक्तिगत विजय थी। इस घटना से अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में नेपोलियन तृतीय की प्रतिष्ठा बढ़ गई। अब यूरोप की राजनीति में नेपोलियन तृतीय का प्रभाव बढ़ गया। रोमानिया और नेपोलियन तृतीय। पेरिस की संधि में नेपोलियन तृतीय के आग्रह के कारण
मोल्डेविया तथा वालेसिया की तुर्की के सुल्तान के अंतर्गत स्वशासन का अधिकार दिया गया। 1859 में मोल्डेविया तथा वालेसिया का एकीकरण हो गया और इस नवीन राज्य का नाम रोमानिया रखा गया। इस प्रकार नेपोलियन तृतीय के सक्रिय सहयोग से रोमानिया का निर्माण संभव हुआ। नेक्स्ट है इटली का एकीकरण और नेपोलियन तृतीय। नेपोलियन तृतीय की इटली के राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति सहानुभूति थी। वे इटली के स्वतंत्रता संघर्ष में भाग ले चुका था। वह दलित राष्ट्रों की राष्ट्रीयता का समर्थक होने का भी दावा करता था। इसके अतिरिक्त वह सार्डिनिया की सहायता करके इटली में ऑस्ट्रिया के प्रभुत्व को नष्ट करना भी चाहता था। इसके साथ ही उसे इटली में फ्रांस का प्रभाव स्थापित करने तथा सहायता के बदले में कुछ प्रदेश प्राप्त करने की भी आशा थी। अतः नेपोलियन तृतीय ने इटली को सहायता देने का निश्चय कर लिया। प्लम्बियर्स का समझौता वेरी इंपॉर्टेंट है। जुलाई 1858 में नेपोलियन तृतीय और काबूल प्लम्बियर्स नामक स्थान पर समझौता हुआ, जिसे प्लम्बियर्स का समझौता कहा जाता है। इस समझौते के अनुसार नेपोलियन तृतीय ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध सार्डिनिया को सैनिक सहायता देना स्वीकार कर लिया। इसके बदले में सार्डिनिया ने फ्रांस को सेवाएं तथा निस के प्रदेश देना स्वीकार कर लिया। इसके अतिरिक्त सार्डिनिया के सम्राट विक्टर एमेनुअल द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह नेपोलियन तृतीय के भाई के चचेरे भाई जेरोम बोनापार्ट से करना भी स्वीकार कर लिया। सार्डिनिया ऑस्ट्रिया का युद्ध 1859 में सार्डिनिया तथा ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध आरंभ हो गया। इस अवसर पर नेपोलियन तृतीय ने अपने वचनों का पालन करते हुए ऑस्ट्रिया के विरुद्ध 2 लाख फ्रांसीसी सैनिक भेज दिए। फ्रांस तथा सार्डिनिया की सम्मिलित सेनाओं ने ऑस्ट्रिया को मेगेंटा तथा सालफ्रीनो के युद्ध में बुरी तरह से पराजित किया। ऑस्ट्रिया को मेगेंटा तथा सालफ्रीनो के युद्ध में बुरी तरह से पराजित किया। विल्ले फ्रैंका की संधि। अब इटली के राष्ट्रवादी पोप के राज्य सहित कुछ इटली के राज्यों को सम्मिलित करके सार्डिनिया के नेतृत्व में संयुक्त इटली के राज्य की मांग करने लगे। नेपोलियन थर्ड इसके लिए तैयार नहीं था। संयुक्त इटली का निर्माण फ्रांस के लिए खतरा उत्पन्न हो कर सकता था। इसके अतिरिक्त फ्रांस के कैथोलिक भी एकीकरण के विरुद्ध थे तथा राइन के क्षेत्र में पर्सा की सैनिक गतिविधियों से भी नेपोलियन तृतीय चिंतित था। अतः नेपोलियन तृतीय ने जुलाई 1859 में ऑस्ट्रिया से विल्ले फ्रैंका की संधि कर ली, जिसके अनुसार ऑस्ट्रिया ने लोम्बार्डी का प्रदेश सार्डिनिया को देना स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट है ज्यूरिख की संधि। नेपोलियन तृतीय के विश्वासघात से काबूल और इटली के देशभक्तों को प्रबल आघात पहुंचा। काबूल ने प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया। इस अवसर पर सार्डिनिया के सम्राट विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने दूरदर्शिता से काम लिया और नवंबर 1859 को ज्यूरिख की संधि द्वारा सार्डिनिया ने भी विल्ला फ्रैंका की संधि को स्वीकार कर लिया। मध्य इटली के राज्यों को सार्डिनिया में मिलाना। 1860 में मध्य इटली के परमा, मोडेना और टस्कनी (पीएमटी) के राज्यों में भी क्रांतिकारियों ने विद्रोह कर दिया और वहां के शासकों को गद्दी छोड़कर भागने के लिए विवश कर दिया। नेपोलियन तृतीय नहीं चाहता था कि मध्य इटली के राज्य सार्डिनिया के साथ मिले, परंतु जब काबूल ने नेपोलियन को सेवाएं तथा निस के प्रदेश देने का वचन दिया तो नेपोलियन ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। जनमत संग्रह के आधार पर इटली के ये राज्य
परमा मोडेना तथा टस्कनी सार्डिनिया में मिला लिए गए। नेपोलियन तृतीय ने भी मध्य इटली के राज्यों को सार्डिनिया का अंग मान लिया। 1860 में नेपिल्स में बुर्बो वंश का शासन था। इटली के एकीकरण आंदोलन के समय नेपिल्स भी अन्य राज्यों के साथ मिल गया, जिससे वहां बुर्बो वंश के शासन का अंत हो गया। नेपोलियन तृतीय ने इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया, जिसके फलस्वरूप फ्रांस का कुलीन वर्ग नेपोलियन से असंतुष्ट हो गया, क्योंकि बुर्बो वंश के पतन में फ्रांस का कुलीन वर्ग अपना अपमान समझता था। 1870 में फ्रांस व प्रसा का युद्ध शुरू हो गया। तब विवश होकर नेपोलियन को रोम से अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी। फ्रांस की सेना के रोम से हटते ही इटली की सेना ने रोम पर अधिकार कर लिया। लिप्सन ने ठीक ही लिखा है कि नेपोलियन अपनी इटली संबंधी नीति से किसी को भी संतुष्ट नहीं कर सका और उसी के कारण उसके साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया। द्वितीय चरण 1860 से 1870। पोलैंड का विद्रोह और नेपोलियन तृतीय। सन 1863 में पोलैंड ने रूस के शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। पोलैंड को नेपोलियन से सहायता मिलने की आशा थी, क्योंकि वे अपने आप को दलित राष्ट्रों की राष्ट्रीयता का समर्थक कहता था। फ्रांस की जनता भी पोलैंड के क्रांतिकारियों को सहायता देने के पक्ष में थी, परंतु नेपोलियन तृतीय ने रूस, ऑस्ट्रिया, प्रसा आदि के नाराज हो जाने के भय से पोलैंड के क्रांतिकारियों की कोई सहायता नहीं की। उसने फ्रांस की जनता को संतुष्ट करने के लिए रूस के जार को 2 विरोध पत्र भेजे, परंतु जार ने उसके विरोध पत्रों पर कोई ध्यान नहीं दिया। रूस ने पोलैंड के विद्रोह को निर्दयतापूर्वक कुचल दिया। नेपोलियन की स्थिति दिनों दिन बिगड़ने लगी। नेक्स्ट है औपनिवेशिक साम्राज्य का विस्तार। नेपोलियन तृतीय ने फ्रांस की औपनिवेशिक शक्ति बढ़ाने की नीति भी अपनाई। 1857 में उसने उत्तरी अफ्रीका में अल्जीरिया पर अधिकार कर लिया। 1860 में तिन्तसिन की संधि के द्वारा चीन के कई बंदरगाहों में फ्रांस को व्यापार के विशेषाधिकार प्राप्त हुए। 1861 में उसने सीरिया के विरुद्ध सेना भेजकर निकट पूर्व में फ्रांस के हितों की रक्षा की। अफ्रीका में सेनेगल में फ्रांस के अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया गया। 1859 में सेगून, 1862 में कोचिन चाइना, 1863 में कंबोडिया पर भी फ्रांस का संरक्षण स्थापित किया। 1869 में फ्रांस के प्रसिद्ध इंजीनियर फर्डिनेंड लेसेस ने स्वेजनेर के निर्माण का कार्य पूरा किया, जिससे नेपोलियन तृतीय की प्रतिष्ठा बढ़ी। नेक्स्ट है मेक्सिको का असफल अभियान। 1862 में इंग्लैंड, फ्रांस तथा स्पेन ने मिलकर मेक्सिको पर आक्रमण किया। वहां के शासक बेनिटो जुआरेज ने तीनों देशों के ऋण का भुगतान करने का आश्वासन दिया तथा ब्याज की रकम को चुका दिया। इस पर इंग्लैंड तथा स्पेन ने अपनी सेनाएं वापस बुला ली, परंतु नेपोलियन तृतीय ने 1863 में मेक्सिको पर अधिकार करके ऑस्ट्रिया के सम्राट के भाई मैक्सिमिलियन को मेक्सिको की गद्दी पर बिठा दिया। 1865 में अमेरिका ने मुनरो सिद्धांत के आधार पर नेपोलियन तृतीय को मेक्सिको में फ्रांसीसी सेनाएं हटाने की चेतावनी दी। अतः विवश होकर नेपोलियन तृतीय ने मेक्सिको से अपनी सेनाएं हटा ली। तत्पश्चात मेक्सिको के क्रांतिकारियों ने मैक्सिमिलियन की हत्या कर दी। इससे नेपोलियन की प्रतिष्ठा को आघात लगा। हेजन के अनुसार मेक्सिको का युद्ध नेपोलियन के लिए वैसा ही घातक युद्ध सिद्ध हुआ जैसा कि स्पेन का प्रायद्वीपीय युद्ध नेपोलियन प्रथम के लिए हुआ। नंबर 4 है ऑस्ट्रिया और नेपोलियन तृतीय। 1865 में प्रसा के प्रधानमंत्री बिस्मार्क ने बियारीज नामक स्थान पर नेपोलियन तृतीय से भेंट की और उसे आश्वासन दिया कि यदि वे ऑस्ट्रिया और प्रसा के युद्ध में तटस्थ रहेगा तो राइन नदी का तटीय प्रदेश दे दिया जाएगा। नेपोलियन तृतीय ने युद्ध में तटस्थ रहना इसलिए स्वीकार किया कि
उसे आशा थी कि ऑस्ट्रिया और प्रसा दोनों दीर्घकाल तक लड़ते रहेंगे, जिससे दोनों की शक्ति क्षीण हो जाएगी और फ्रांस को अपनी शक्ति संगठित करने का अवसर मिल जाएगा। परंतु जब 7 सप्ताह के युद्ध में ही प्रसा ने 1866 में ऑस्ट्रिया को सेडोवा के युद्ध में पराजित कर दिया, तो नेपोलियन तृतीय तथा फ्रांस की जनता को अत्यधिक निराशा हुई। प्राग की संधि के अनुसार प्रसा एक शक्तिशाली राज्य बन गया और प्रसा के नेतृत्व में उत्तरी जर्मन संघ का निर्माण हुआ। इससे यूरोप का शक्ति संतुलन बिगड़ गया और फ्रांस की प्रतिष्ठा एवं कूटनीतिक प्रभाव को गंभीर आघात पहुंचा। थियर्स ने उचित ही कहा था कि सेडोवा में ऑस्ट्रिया की नहीं अपितु फ्रांस की पराजय हुई। फ्रांस एवं प्रसा का युद्ध तथा नेपोलियन का समर्पण। वस्तुतः ऑस्ट्रिया व प्रसा के युद्ध के फलस्वरूप नेपोलियन तृतीय फ्रांस की स्थिति डावाडोल हो गई। प्रोफेसर माइकल फुट के अनुसार यूरोप की राजनीति का केंद्र अब पेरिस से हटकर बर्लिन पहुंच गया। 1866 के पश्चात फ्रांस व प्रसा के संबंध निरंतर बिगड़ते चले गए। सेडोवा में ऑस्ट्रिया की पराजय से फ्रांस की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा। फ्रांस की राजनीतिज्ञ शक्तिशाली जर्मन राज्य को अपने देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक मानते थे तथा सेडोवा की पराजय का बदला लेना चाहते थे। बिस्मार्क की नीति से भी नेपोलियन तृतीय नाराज था, क्योंकि इसने राइन नदी का तटीय प्रदेश देने से इनकार कर दिया था। अंत में स्पेन के उत्तराधिकार के प्रश्न पर प्रसा और फ्रांस में कटुता चरम सीमा पर पहुंच गई और 15 जुलाई 1870 को फ्रांस ने प्रसा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। प्रसा की सेनाओं ने फ्रांसीसी सेनाओं को अनेक स्थानों पर पराजित किया। अंत में 1 सितंबर 1870 को सेडान के युद्ध में नेपोलियन तृतीय की निर्णायक पराजय हुई और उसे अपने 83,000 सैनिकों सहित बंदी बना लिया गया। उसे नजरबंद करके एक दुर्ग में भेज दिया गया। अवसर पाकर वे भाग गया और इंग्लैंड चला गया। वहां पर 1873 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार नेपोलियन तृतीय तथा फ्रांस में द्वितीय साम्राज्य का अंत हुआ और फ्रांस में तृतीय गणराज्य की स्थापना हुई। इस प्रकार हमने नेपोलियन तृतीय के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। निश्चय ही ये एग्जाम की दृष्टि से बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। धन्यवाद। चार, पाँच, छः।